ये रफ बहुत मुश्किल से होता है, ये इसका डस्टर लाने को है। हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त मस्त तो होंगे ही। घर में रहने को मिल रहा है, कोचिंग भी जाना नहीं पड़ रहा है। चलिए खैर, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट। बच्चों आप लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म में आप लोगों ने पढ़ा था नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, परसेंटेज, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। उसी में ही एक टॉपिक है बच्चों मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों इसे डिनोट करेंगे एक्स से। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में तो आता ही आता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से हैं, खूब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी जो चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन आता ही आता है। तो दो वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आता है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, और एक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें ये मोल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो क्या है मोल फ्रैक्शन, स्टार्ट करते हैं। सब लोग बिल्कुल मन लगा के अगर पढ़ोगे वीडियो के लिए, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, निश्चित रूप से तुम लोगों को बहुत आनंद आएगा। और नोट्स हम भी दे देंगे। नोट्स यहाँ जितनी वीडियो पढ़ाते रहेंगे साथ ही साथ उतने नोट्स मिलते रहेंगे। आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जी लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। सारे डिस्टर्बेंस हटा दीजिए और बच्चों ईयरफोन लगा के पढ़िएगा। बिल्कुल एकदम रूम में अपने बिल्कुल तन्हाई में जाके बैठ के बहुत प्यार से, बहुत मन से, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों क्या है मोल फ्रैक्शन? बच्चों कोई भी सॉल्यूशन होता है आप लोग जानते हैं कि उसमें सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अलग होगा। मींस सॉल्यूट का अलग, सॉल्वेंट का अलग, और सॉल्यूशन का भी अलग। ठीक है, अब देखो सपोज अपन के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? n। मतलब सॉल्यूट के मोल अपन ने कितने मान लिए? n। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू n। इसको n मान लिया। सॉल्यूट के मोल्स को अपन ने स्मॉल n माना, और सॉल्वेंट के मोल को अपन लोगों ने कैपिटल N माना। बच्चों तो एक बात बताओ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? बताइए, सोचो, बताओ। बिल्कुल ठीक भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो फिर हमें किसके मिल जाएंगे? सॉल्यूशन के। अरे भाई नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझ लो। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसके अपन ने कितने माने? n, सॉरी स्मॉल n। इसके कितने माने? n। अरे तो इसके कितने हुए? n प्लस n। वेरी इजी, क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अच्छा बच्चों अब एक बात और, अभी हमने क्या कहा था कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अलग होगा। तो फिर कितना होगा?
कितना होगा इस बात को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझो। हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाले उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाले उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। कि अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। अगर आप लोग सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। और दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो आप उनको किसका मिल जाएगा? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बच्चों इसे हम मान लेंगे XB से मानेंगे, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको अपन मानेंगे XA, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने क्या कहा था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। तो सॉल्यूट के मोल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के मोल बच्चों कितने हैं? N अपॉन सॉल्यूशन के मोल कितने हैं? N प्लस N। बच्चों ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए इसके निकालते हैं, बताइए क्या आएगा, बताइए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। सॉल्वेंट N अपॉन सॉल्यूशन के मोल N प्लस N। ये तुम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए अब बच्चों ये इतना क्लियर समझ में आ गया। चलो अब इसकी अपन डेफिनेशन निकालते हैं। तो पहले सॉल्यूट की डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से समझो, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट and the number of moles of solvent is called mole fraction of solute. The ratio of number of moles of solute and the number of moles of solution is called mole fraction of solute. फिर से समझते हैं, रेशियो, the ratio of number of moles of solute and the number of moles of solution is called mole fraction of solute. बच्चों इसका क्या डेफिनेशन है? What is definition of mole fraction of solvent? इसकी डेफिनेशन बताइए। गुड, वेरी गुड। क्या कहा? the ratio of number of moles of solvent and the number of moles of solution is called mole fraction of solvent. बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? वेरी गुड। चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, दोनों की डेफिनेशन को आप लोग ऐड कर लेंगे। अब दोनों की डेफिनेशन को ऐड कर लेंगे। देखिए क्या ट्रिक है। पहले अपन क्या कह रहे थे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो डेफिनेशन दोनों की मिलाकर हम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए किस जादूगरी से ऐड होगी, बहुत संभाल के समझिएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और the number of moles of solvent and number of moles of solution
इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो डेफिनेशन कह रहे थे बस उसमें और सॉल्यूट या सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर? तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। बच्चों सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्वेंट का आ गया। अब अपन निकालेंगे सॉल्यूशन का। कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर लें, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ही तो सॉल्यूशन होते हैं। एक्स ए का वैल्यू एन अपॉन एन प्लस एन प्लस एक्स वी का मोल फ्रैक्शन एन अपॉन एन प्लस एन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 1। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। मतलब कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा के लिए कितना होगा बच्चों? 1 होगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया? मोल फ्रैक्शन बढ़िया से समझ में आया? चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n, सपोज कर लिए, मान लिया अपन लोगों ने, और सॉल्वेंट के कितने माने? n अपन लोगों ने सपोज कर लिए। तो सॉल्यूशन का कितना हो गया? n प्लस n हो गया। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, दोनों की डेफिनेशन बना दिया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन XA प्लस XV, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड XV इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दोनों की हमने वैल्यू पुटअप कर दी। इनको जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? ये 1 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। चलो अब बच्चों क्या हम इसको ये थोड़ा रफ कर दे रहे हैं? देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो, चाहे वीडियो को पॉज करके समझ लो। चलिए ठीक है, थोड़ा सा रफ करते हैं। एक्चुअली में बोर्ड छोटा सा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आप हमेशा यही कहते रहते हो कि बोर्ड छोटा है छोटा है। अब है तो है, आप बार बार उसी बात को कहते रहते हैं। चलिए हम तो कहेंगे कहेंगे कहेंगे। हाँ बच्चों अब देखो क्या कहा हमने, XA प्लस XV इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐड किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जो कि आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बात काम में आएगी जो अब हम तुम लोगों को बताते हैं। क्या XA इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या XV लिख सकते हैं अपन? अरे भैया इस XV को इधर ले आए तो माइनस में आ गया। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए, क्योंकि जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक वहां पर अपनों को ये बात काम में आएगी। तो अगर हम पढ़ाते समय नेक्स्ट टॉपिक में कहीं ये लिख दें तो ये मत कहना अरे सर ये कहां से लिख दिए, अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, XV इज इक्वल टू, ये X अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा बढ़िया करके बना लेते हैं। XV इज इक्वल टू 1 माइनस XA। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया एक ही आ गया। तो बच्चों ये दोनों बातें, दोनों फैक्टर्स आप लोगों को आगे काम आएंगे। इसी के साथ मोल फ्रैक्शन की थ्योरी खत्म हुई। अब इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बच्चों ऐसे कराना सही नहीं रहेगा, उसे ऑफलाइन कराएंगे क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं, बढ़िया आते हैं। तो कोई नहीं,
आप लोग अभी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और जब न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन पे जैसे कराएंगे तो एक बार जल्दी जल्दी से मोल फ्रैक्शन को रिवाइज करा के और धड़ाधड़ न्यूमेरिकल निकालना स्टार्ट कर देंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। झमाझम न्यूमेरिकल्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसे रफ करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट। एक्चुअली में है क्या, हमारे मोबाइल से 22 मिनट की ही वीडियो बन पाती है। इससे ज्यादा अगर वीडियो बनाते हैं तो फिर वो जो जितनी वीडियो बनी होती है वो भी खराब हो जाती है। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि 22 मिनट की वीडियो बनने में अभी कितना टाइम है, या फिर 22 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक है, 1 सेकंड। अभी है टाइम है अभी। चलिए बच्चों, अब अपन का ये सब अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो सब था कंसंट्रेशन टर्म। बच्चों हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माइंड में आया है, आप इसको बताइएगा। अपन जानते हैं कि जैसे अपन ने पढ़ा था अपन मोलरिटी पढ़ते थे, तो मोलरिटी में अपन क्या करते थे, द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता था जल्दी बताओ, वॉल्यूम होता था, है ना। नॉर्मलिटी पढ़ते थे तो भी क्या होता था, तो होता था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम होता था बच्चों, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपन मोललिटी पढ़ते थे तो करते थे मोल्स। ये सब बच्चों न्यूमेरिकल्स कराए हैं इन पर। नॉर्मलिटी का काफी एन गंदा बन गया। नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला हमने बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, और इसका था वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद होगा शायद केजी में, है ना, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों हमने कहा था कि जिनका जो वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होते हैं, और जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होते हैं ये वेट से रिलेटेड है, तो इस पर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। ये बात जानते थे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोलरिटी और मोलालिटी में अच्छा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, विच इज गुड कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी, इन मोलरिटी एंड मोलालिटी, कि मोलालिटी और मोलरिटी में अच्छा कंसंट्रेशन टर्म कौन है। तो बच्चों वह अच्छा कंसंट्रेशन टर्म होता है जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो वह कंसंट्रेशन टर्म अच्छा होता है। तो बच्चों मोलालिटी पर मोलालिटी पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है, इसलिए मोलालिटी ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है। किसके कंपेयर में, मोलारिटी के टर्म में। तो कोई तुम लोगों से पूछे कि भैया मोलारिटी और मोलालिटी में ज्यादा अच्छा कौन है, तो तुम लोग क्या कहोगे, भैया मोलालिटी ज्यादा अच्छा टर्म है। वो कहेगा भैया ज्यादा अच्छा टर्म क्यों है, तो कहना क्योंकि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। अब इसे कहानी के तौर पर याद कर लो, ऐसा नहीं है कि इसे कॉपी पे लिखा जाए, बार बार लिख लिख के याद कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं। अरे बड़ा सिंपल सी बात, वो कंसंट्रेशन टर्म अच्छे होते हैं जिन पर कोई भी टेम्परेचर इफेक्ट ना हो। फिर मोलालिटी में कौन अच्छा टर्म है, क्योंकि इसमें मोलालिटी अच्छा टर्म है। क्यों टर्म अच्छा है, क्योंकि इस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है। समझ में आया बच्चों। चलो ये एक जनरल नॉलेज की बात थी, चलिए ये ऐसे याद रखेंगे बच्चों। अब आप लोगों का इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ऊपर वाले का नाम लेते हैं और वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये बोर्ड एक्चुअली में थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसलिए हाँ अब कुछ ना अब सही लग रहा है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब सब कुछ यही है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर की 90% कवरेज इसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ही है। व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों, खूब बढ़िया से समझना।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझाने से पहले हम कुछ यहां पर कुछ बातें लिखेंगे। नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड हम लिखेंगे बच्चों डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अभी बताएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कुछ थोड़ा रिटन पर कर लें। फिर एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन एंड लास्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कुछ चीजें हमने तुम लोगों के सामने रखी है। ठीक है, और समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। बच्चों, कोई अगर अपन से पूछे कि भैया सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं, बच्चों सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती हैं केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। बच्चों, कोई तुम लोगों से पूछे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं, तो आप लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूट की केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। बच्चों, शायद इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।